2014 में मैंने अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने की सोची और वो तो नहीं हो पाया। मैंने सही समय पे सोच लिया कि ये नहीं करूँगा, मैं इसमें और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो मैंने इंश्योरेंस कंपनीज़ के एग्ज़ाम्स, एसएससी, सीजीएल और दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करी। बैंक पीओ की स्पेसिफिकली तैयारी नहीं करी क्योंकि मुझे बैंक में नहीं जाना था। तो मैं जीआईसीरी में चला गया, मेरा हो गया वहाँ पे 1 साल मैं वहाँ पर रहा। उस टाइम पे भी मैं दूसरे एग्ज़ाम्स की फिर भी तैयारी करता रहा और मेरा पीएफआरडी में हो गया। 2017 में पीएफआरडी में आ गया और मेरे साथ वाले कई दोस्त हैं मेरे जो बैंक पीओ में चले गए और अभी भी वो बैंक में ही हैं। इंश्योरेंस कंपनीज़ में दोस्त हैं, रेगुलेटर्स में दोस्त हैं, आरबीआई ग्रेड भी जो होता है, और सेबी में दोस्त नहीं हैं, बट मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो सेबी ग्रेड ए बने थे, और आईआरडीए में कुछ लोगों को जानता हूँ। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि जो बैंक पीओ का एक जो करियर पाथ है, या इंश्योरेंस एओज़ का या डबल का जो पाथ है, वर्सेस जो रेगुलेटरी बॉडीज़ में जो करियर पाथ रहता है, और उनके दोनों के प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं। तो पहले मैं बैंक पीओ और इंश्योरेंस के प्रोज की बात करूँगा, उनके फ़ायदे क्या हैं उस करियर पाथ के। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आप बैंक या इंश्योरेंस कंपनी में जाते हैं तो जो अब आप पीओ बनते हैं या एओ बनते हैं तो आप स्केल 1 ऑफिसर होते हैं, बॉटम मोस्ट जूनियर मोस्ट ऑफिसर्स। तो इट्स एन एंट्री लेवल पोजीशन, एंट्री लेवल मैनेजमेंट। बट बैंक्स में तो स्पेशली जो आपकी प्रमोशन है वो काफ़ी फास्ट हो गई है। एसबीआई में जो मेरे फ्रेंड्स थे उनकी 2 प्रमोशंस हो गए हैं, ब्रांच मैनेजर्स बन गए हैं। सो आपकी जो लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो काफ़ी जल्दी इंक्रीज़ होती है विद एवरी प्रमोशन। तो यू माइट नॉट फील स्टैगनेंट, यू माइट नॉट फील स्टक, क्योंकि आपका चेंज होता रहेगा, जल्दी प्रमोशन होती रहेगी और आपका करियर आपको थोड़ा तेज़ रहेगा। बट हैविंग सेड दैट, ये चीज़ एक लेवल पे आके रुकी जाती है जो कि नेचुरली है, एंड आई थिंक दैट लेवल इज़ चीफ मैनेजर और एजीएम, स्केल 3 या 4। तो उसके बाद आपकी प्रमोशन स्लो ही है, क्योंकि ऑब्वियसली पिरामिड जो है, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ऊपर पोजीशंस कम होती रहती हैं। तो टू स्टार्ट विद यू गेट गुड प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगी वो ये है कि आपको फील्ड की नॉलेज हो जाएगी, आपको ऑपरेशंस की नॉलेज हो जाएगी, क्योंकि आपने ब्रांच ऑपरेशंस हैंडल करें या कोई भी मतलब स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन हैंडल करें, क्रेडिट हो गया या जो लोन्स होते हैं, या रिस्क हो गया, या मार्केटिंग हो गई, बिजनेस डेवलपमेंट, सेल्स, कुछ भी। तो आपको ओवर द इयर्स थोड़ी सी ना स्पेशलाइजेशन आ जाएगी उस फील्ड की, बैंकिंग की या इंश्योरेंस की। तो ये मुझे 2 बड़े अच्छी चीज़ें लगी, और इन्हीं 2 का नतीजा ये होता है कि आप देखना, जो बैंक या इंश्योरेंस कंपनीज़ के हाई लेवल ऑफिसर्स होते हैं, दे गेट गुड पोजीशंस इन अदर स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी बॉडीज़। फॉर एग्जांपल कुछ बैंक्स के जो सीएमडीज़ होंगे या कुछ हाई लेवल ऑफिसर्स होंगे वो आरबीआई में डिप्टी गवर्नर्स बन जाते हैं। इवन पीएफआरडीए का जो चेयरमैन है अभी, वो भी एलआईसी ऑफ इंडिया से थे पहले, तो ही जॉइंड एज अ डबल ओ। और आईआरडीए में जो पुराने चेयरमैन थे, ही वाज आल्सो फ्रॉम एलआईसी आई थिंक, वो भी डबल ओ ज्वाइन कर रहे थे। तो उस लेवल पे आके सिंपल है, आपके पास एडवांटेज, आपने पूरा अपना करियर फील्ड में और इंडस्ट्री में एक्चुअल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया है, तो उस चीज़ की वैल्यू आपको मिलेगी वहाँ पे। अब ये तो हो गए प्रोज। अब इनके जो कॉन्स हैं, जो एस्पिरेंट्स जनरली देखते हैं, वो ये हैं कि एक तो नंबर 1, सैलरी उतनी भी कोई ख़ास अच्छी नहीं है, ठीक ठाक है, बट स्पेशली जब हम रेगुलेटरी जॉब से कंपेयर करते हैं तो सैलरी कम लगती है। दूसरा, जो वर्क लाइफ बैलेंस है, डेफिनेटली वो पुअर है बैंक्स में तो डेफिनेटली, क्योंकि आपका काम बहुत ज़्यादा हो गया है, रिटायरमेंट ज़्यादा हो रही हैं, हायरिंग फ्रेश कम हो रही है, और प्राइवेट सेक्टर से कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर बहुत आ गया है। फिर ये जो पब्लिक सेक्टर बॉडीज़ होती हैं, इनके पास 3 C's का डिसएडवांटेज है। वो 3 C's हैं
CVC विच इज़ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो काफ़ी अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो वर्क लाइफ बैलेंस डेफिनेटली पुअर है कंपेयर टू रेगुलेटरी बॉडीज़। फिर आपका क्या है कि क्योंकि इनका पैन इंडिया प्रेजेंस है, ब्रांच नेटवर्क है, बहुत सारा बिजनेस है, तो आपके जो ट्रांसफ़र्स हैं दे कैन बी रैंडम एट टाइम्स, बट डेफिनेटली आपको ट्रांसफ़र तो करेंगे ही वो लोग। तो आप 3 साल या 4 साल किसी एक ब्रांच में हैं, अगले ऑर्डर्स आएंगे आपको इंडिया के किसी और दूसरे कोने में उठा के डाल देंगे। और अगर आपके टर्म्स अच्छे नहीं हैं तो कई बार पनिशमेंट पोस्टिंग्स भी मिल जाती हैं, किसी दूर दराज के इलाके में या गांव में आपको डाल देंगे। तो वहाँ पर भी आपको फिर रहने में दिक्कत हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड। सम पीपल लाइक दिस काइंड ऑफ रोटेशन, सम पीपल डोंट। तो दिस इज़ वन इशू ऑल्सो। अब आते हैं रेगुलेटरी बॉडीज़ पे, जो रेगुलेटरी जॉब्स हैं, विच इज़ RBI ग्रेड B, सेबी ग्रेड A, IRDA ग्रेड A, शायद B में भी करता है, PFRDA ग्रेड A, और काइंड ऑफ NPS ट्रस्ट का जो ग्रेड A भी निकला है। ऑल्दो इट्स नॉट अ रेगुलेटरी बॉडी, बट एटलीस्ट पे स्केल्स एंड लिटिल बिट जो काइंड ऑफ वर्क है वो वैसा ही है। तो IBBI का आया था। तो इनमें क्या रहता है कि इनिशियली आपकी जो कंपनसेशन होती है वो डेफिनेटली मच बेटर दैन बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज़ है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज आपको स्ट्रेट अवे मिलता है। दूसरा, सिंस आप रेगुलेटरी बॉडी में हो या फिर एक इंडस्ट्री बॉडी कह लो, बट लाइक अब क्योंकि आप रेगुलेटर हो ना, तो आपको पूरे सेक्टर का व्यू रहेगा। यू हैव टू रेगुलेट, यू हैव टू सुपरवाइज, यू हैव टू डेवलप। सो आपका जो थोड़ा व्यू है, वो जो विज़न है आपका, वो थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। मैक्रो लेवल पे आप थोड़ा बहुत सोचने लग जाते हो। सो दिस वुड बी वन पॉजिटिव ऑफ सच काइंड ऑफ जॉब्स। तीसरा, वर्क लाइफ बैलेंस, जैसे मैंने बताया कि इट इज़ डेफिनेटली मच बेटर दैन बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज़, क्योंकि एसेंशियली आप रेगुलेटरी बॉडीज़ में देखो बिजनेस नहीं कर रहे हो, इट्स नॉट अ कंपनी। वेयर एज बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज आर कंपनीज़, जहाँ पर गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग 50% से ज़्यादा है। बट रेगुलेटर्स ऑन द अदर हैंड आर इंडिपेंडेंट बॉडीज़, ऑटोनमस बॉडीज़, जो पार्लियामेंट ने बाय एन एक्ट सेटअप करे हैं। तो उनका काम ही नहीं है बिज़नेस लाना गवर्नमेंट के लिए, उनका काम ही नहीं है गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेट करना। हाँ, गवर्नमेंट उनसे इतना ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो लोग गवर्नमेंट से पैसे ना लें, वो इंडिपेंडेंट हो जाए, ऑटोनमस हो जाए, जितना भी इंडस्ट्री से फ़ीस आ रही है उसी में वो अपना काम चलाएं। तो ऑब्जेक्टिव्स बहुत अलग हैं। यहाँ के जो रेगुलेटर्स की जो मैनेजमेंट है, क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग मोटिव ही नहीं है, एक काम अलग ही है, पॉलिसी मेकिंग एंड एनफोर्समेंट ऑफ पॉलिसी एंड डेवलपमेंट ऑफ द एंटायर सेक्टर, ये काम है। तो ऐसा टारगेट वाली कोई चीज़ नहीं होती जनरली, तो स्ट्रेस भी कम रहता है जनरली। फिर आप देखिए, जैसे RBI है, पैन इंडिया इंस्टीट्यूशन है, बट उनके जो ऑफिसेज़ हैं वो सिर्फ स्टेट कैपिटल्स में ही रहेंगे। तो अगर आपकी ट्रांसफ़र होगी भी तो वो स्टेट कैपिटल्स में होगी, जहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सही रहेगा कैपिटल्स में तो एटलीस्ट। और जो दूसरे रेगुलेटर्स हैं, सेबी, IRDA, PFRDA, सेबी और IRDA के जो रीजनल ऑफिसेज़ हैं, जैसे सेबी का दिल्ली में भी ऑफिस है, तो IRDA का मुंबई में भी ऑफिस है। ये बहुत छोटे छोटे से ऑफिस होते हैं, क्योंकि मेन काम यहाँ होता ही नहीं है, मेन काम हेडक्वार्टर्स में ही होता है। यहाँ पर ये सिर्फ रीजनल ऑफिस लाइजनिंग के लिए होते हैं, टू लाइजन विद द लोकल गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड मे बी सम रीजनल ऑफिस और हेड ऑफिस ऑफ देयर इंटरमीडियरीज। फॉर एग्जांपल, अगर RBI का दिल्ली ऑफिस है तो वो गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट कर लेगा, या कुछ बैंक्स के अगर यहाँ पर हेड ऑफिस है तो उनके साथ कोऑर्डिनेट कर लेगा। बट एसेंशियली जो मेन ऑपरेशंस होते हैं, जो सब कुछ है, वो हेड ऑफिस में ही होती है। तो सेबी और RBI का तो मुंबई में, IRDA का हैदराबाद में, PFRDA का दिल्ली में। तो आपका रोटेशन वाली चीज़ भी मॉडरेट हो जाती है बहुत हद तक, तो आप एक स्टेबल लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। अब रेगुलेटरी जॉब्स के नुकसान क्या हैं? नुकसान ये है कि इफ़ यू स्टार्ट योर करियर विद अ रेगुलेटर एंड यू डोंट हैव एनी सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, तो आपको थोड़ा बहुत ना डिस्कनेक्ट लग सकता है कि यार ये इंडस्ट्री में चल क्या रहा है और मैं यहाँ पर बैठ के रेगुलेटर बना हुआ हूँ या सुपरवाइज़र बना हुआ हूँ। तो
आपको ये लग सकता है कि आपको थोड़ी नॉलेज गैप है, बट देखिए नॉलेज फिर भी आपको मिल सकती है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं स्पेशलाइज्ड जो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दे देंगे, बट इंडस्ट्री नॉलेज जो होती है, इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस, जो इंडस्ट्री एक्चुअल ऑपरेशंस हैं, वो जानने के लिए आपको उसमें घुसना ही पड़ेगा, तभी आप जान पाओगे। तो मेरे को पर्सनली ये लगता है कि एज अ रेगुलेटर यू माइट नॉट बी दैट well equipped to do your job because you don't have that actual real industry experience and the operational experience। ये मेरा पर्सनल व्यू है। और जो नुकसान कह लो या जनरली वो बोल लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ग्रेड बी ज्वाइन करा आरबीआई में, तो आपका डिप्टी गवर्नर बनना हाईली अनलाइकली है। एक बंदा ही बनता है शायद ग्रेड बी से जो डिप्टी गवर्नर बनता है, सिमिलरली सेबी में, सिमिलरली आईआरडीए में, सिमिलरली पीएफआरडीए में। तो वहाँ पर आपको हो सकता है ऐसा लगे कि हमने अपनी पूरी करियर लगाया। आई थिंक अब थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। सेबी में ऐसे एक होल टाइम मेंबर बन गए थे जिन्होंने सेबी में ही ज्वाइन करा था ग्रेड ए। पीएफआरडीए में इट इज़ येट टू हैपन बिकॉज इट्स अ यंग ऑर्गेनाइजेशन। तो थोड़ा बहुत ये लग सकता है कि वहाँ पर आके फिर गवर्नमेंट जो है रेगुलेटरी स्टाफ को की जगह इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को प्रेफर करेगी टू इवन हेड द रेगुलेटर। वहाँ पर आपको एक्सपीरियंस दिखता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। तो हर एक के लिए अपना अपना प्रोज ज़्यादा है, ज़्यादा लगेंगे किसी को प्रोज रेगुलेटरी बॉडीज़ के, किसी को बैंक और इंश्योरेंस के प्रोज ज़्यादा लगेंगे। तो दिस वाज अ लिटिल बिट ऑफ प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच साइड। एंड आपका जैसा प्रेफरेंस है, आपका जैसा टेस्ट है, आप उसके हिसाब से डिसाइड करिए। ज़रूरी नहीं है कि आरबीआई है तो आपको आरबीआई में ही जाना है। If you want to be in operations, if you want to learn everything about the industry in and out, progress a bit faster, तो आप बैंक में, इंश्योरेंस में जाइए, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है।